दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं। ट्रिपल सी के सिलेबस से भी डाल दी है, उसको कैसे करना है वो भी डाल दिया है, ओ लेवल का भी डाल दिया है और यूपी प्लस एसआई एएसआई के बारे में भी जो कंप्यूटर है उसके बारे में भी डाल दिया है। जो एआरओ का आरओ का जो पेपर होता है उसमें भी कितना कंप्यूटर आता है वो भी मैंने एएसआई वाली पुलिस की जो वीडियो डाली थी उसमें बता दिया है। तो अभी मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ वो जिस कंप्यूटर आता है उस चैप्टर को यानी कि उस वैकेंसी को मैं ले रहा हूँ और आपको सिलेबस उनका दिखा रहा हूँ कि सब में जो सिलेबस है वो किस में से कितना कितना कॉमन सिलेबस है और किस तरीके से हम कंपैरिजन करें तो किस में कितना सिलेबस कंप्यूटर का ज़्यादा है किस में कितना कम है, तो किस हिसाब से कंप्यूटर को पढ़ना है। मेनली जो मैं आपको अपने चैनल पे करा रहा हूँ वो जितने भी वैकेंसी चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, तो जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसमें अगर ट्रिपल सी ओ लेवल इनसे रिलेटेड अगर कोई कंप्यूटर पूछा जाता है तो उस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे या जितना भी उसका सिलेबस होगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करता हूँ डिस्कस करके अपलोड कर देता हूँ। तो आपको एएसआई का भी मिल गया, ट्रिपल सी का भी सिलेबस मिल गया, ओ लेवल का भी मिल गया और एआरओ का भी मिल गया सिलेबस, वो भी मैंने बता दिया उसी में, क्योंकि उसमें 10 से 12 15 नंबर का कंप्यूटर आता है बस, और इससे ज़्यादा नहीं आता है। आज मैं बात आरओ एआरओ की जो भर्ती है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड रिव्यू ऑफिसर की, इसके सिलेबस की मैं बात करूंगा क्योंकि इसके सिलेबस में भी कहीं तक कंप्यूटर का रोल दिया था, इसलिए वो मैंने डिस्कस भी कर दिया। तो मैंने सोचा इसके सिलेबस को भी आपको डिस्कस कर दूं, क्योंकि बहुत से जैसे मान लीजिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, तो उसमें क्या है काफ़ी लोगों तो फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया, तो काफ़ी लोग तो देने ही नहीं गए थे पेपर। जैसे मैं अपने रूम में बैठा था तो मेरे में 43 थे, तो उसमें से यानी कि 23% ऐसे थे यानी कि स्टूडेंट थे जो एग्जाम दे रहे थे, बाकी आधे गायब थे। तो ऐसे भी कंपटीशन में काफ़ी बच्चे आते हैं जो फॉर्म डाल देते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जाते। अब उसमें भी आप देख लेना कि जितने भी फॉर्म डालते हैं तो उसमें सीरियस जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। काफ़ी बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता है जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं कि सिलेबस में है क्या और क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, पीवाई की वो एनालिसिस करते नहीं है। तो काफ़ी ऐसे बच्चे मिलेंगे तुम्हें, तैयारी करना करना तो चलो कर रहे हैं वो, लेकिन सिलेबस के बारे में उन्हें डिटेल से नहीं पता है। तो अगर हमें सिलेबस नहीं पता होता तो क्या होता है कि हम अपने जो टॉपिक्स होते हैं उनसे हम भटक जाते हैं, यानी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं रहती है। तो जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं हमें, फिर हम सोचते हैं कि ये हमें पढ़ाई नहीं, ये हमें कहाँ से आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको सिलेबस दिया होता है उसी सिलेबस से ही आपको पूछा जाता है, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, चाहे वो किसी का भी सिलेबस हो और किसी की भी वैकेंसी हो, किसी की भी भर्ती हो। तो हम एआरओ के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये दृष्टि का सिलेबस है जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया सिर्फ समझाने के लिए। मैंने कोई सिलेबस अपनी तरफ से तो नहीं बनाया, आयोग के द्वारा ही सिलेबस होता है। मैं सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है यूपी पीएससी की, वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड करके आपको दिखा सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा और यहाँ पे देखा तो दोनों जगह सेम ही सिलेबस है, तो मैंने सोचा यहीं से करा देता हूँ। देखिए, इसमें इसको मैं यहाँ रखता हूँ। इसमें पाठ्यक्रम दिया है। देखिए, सबसे पहले जो इसमें क्या होता है, प्री होता है एक और मेंस होता है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं, फॉर्म जब ऑनलाइन कर दिया है तो, क्योंकि अब तो इसका री एग्जाम होगा क्योंकि ये एग्जाम कैंसिल हो गया था लीक की वजह से। तो प्री होता है, प्री में भी ये दिया है। देखिए, 140 नंबर की जीएस आती है, 140 नंबर की क्या आती है, जीएस जीएस आती है जनरल साइंस, और 60 नंबर की जनरल हिंदी आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्री का रोल होता है। तो ये प्री का होता है और मेंस का अलग से होता है। तो मेंस में हमारा कंप्यूटर सिलेबस में दिया है ना कि प्री में। तो ये प्री का सिलेबस है। यहाँ देखिए आप, जुकाम हो गया, यह सामाजिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस दिया है। उसके बाद दिया है भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट दिए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भी पढ़ना है हमें। उसके बाद भारतीय राजतंत्र व्यवस्था और संस्कृति, यानी कि हमें पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है। उसके बाद इंडियन कल्चर भी पढ़ना है, इंडियन पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी पढ़नी है यानी कि वाणिज्यीकरण पढ़ना है, व्यापार पढ़ना है, जनसंख्या नगरीकरण एवं
जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीय। देखिए आर का पेपर मैंने भी दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली आर ओ में, वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से इंडियन एग्रीकल्चर एंड वाणिज्य यानी व्यापार से, यहाँ से आपके क्या मिलेंगे, करंट के क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलते हैं एग्रीकल्चर से, और यहाँ से ट्रेड से एंड कॉमर्स से, यहाँ से वाणिज्य से यानी कॉमर्स से और ट्रेड से यहाँ से मिलते हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से भी मिलेंगे, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है, एनवायरनमेंट होता है, और ये नगरीकरण होता है यानी कि अर्बनाइजेशन होता है। यहाँ से क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली आर ओ में, यूपी की जो वैकेंसी होती है उसमें, क्योंकि ये भी और करंट से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गई, इंडियन जियोग्राफी हो गई, उसके बाद नेचुरल सोर्सेस हो गए यानी कि प्राकृतिक संसाधन हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल सोर्स से। उसके बाद यह आता है यानी कि अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना जो करंट अफेयर होती है आपकी, वो देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये दिया है आपका यानी कि रीजनिंग दिया है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, यहाँ से भी आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्री में, तो ये भी आपको देख यानी कि रीजनिंग के या ये भी हेल्प करती है काफ़ी रीजनिंग, तो 8-10 क्वेश्चन या इसके भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद यूपी के बारे में, यानी कि उसका एजुकेशन कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, और उसकी एग्रीकल्चर कैसा है, उसका ट्रेड कैसा है, उसके रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, यानी कि यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है। तो ये इसमें प्री का यानी कि जिसको आप, ये तो ओवरव्यू यानी कि शॉर्ट सिलेबस दिया है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ी आपने, तो इसमें आपको पता है कि हमें एशियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो ये देखिए हिस्ट्री के तो 4 पार्ट तो इसी में हो गए। उसके बाद ये अलग से दिया है इसमें कि इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है वो आपको स्पेशली अलग से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से जो डेट्स वगैरह होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद पॉलिटी पढ़नी है आपको पूरी, अब देखिए इकोनॉमी, ये सब ये डिटेल्स में जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यानी कि यूपीपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये एग्ज़ाम है, और इस बार का जो एग्ज़ाम आया था वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और हर साल से देखा जाए तो टफी क्वेश्चन आए थे इस बार भी। तो ये अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके हल्के में नहीं लेना है इसकी जीएस को। और ये तो आपको मोस्टली इस बार का जो पेपर आया था वो काफ़ी आसान आया था। जो स्टूडेंट थे कम से कम 60 में से 58 तक क्वेश्चन 59 तक लेके आ गए थे। अब कुछ बता दें कि पेपर लीक हो गया था इस वजह से लेके आ गए थे, और वैसे भी मैंने पेपर देखा था, इजी पेपर था, तो इतना आ सकता था, आराम से आ सकता था, क्योंकि हिंदी का इजी पेपर था। आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देख लीजिए, सब हिंदी का इजी पेपर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जीएस का थोड़ा पेपर टफ था। इसको बेशक इजी बता रहे हो यूट्यूब वाले, काफ़ी वाले चैनल वाले, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है ना तो उसको ही पता होता है कि वो कितना पढ़ के जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, किस चैनल से उसने पढ़ा है तो वहाँ से आया है नहीं आया है। तो यूट्यूब वाले तो अपने व्यू बढ़ाने के लिए बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ से आया, हमारे यहाँ से आया, हमारे यहाँ से आया। अब मान लीजिए अभी ये पेपर कैंसिल नहीं होता, फिर क्या होता, ये भी एक सोचने की बात है ना। वो तो चलो जो हमारे स्टूडेंट थे प्रयागराज में, उन्होंने काफ़ी आंदोलन अच्छे से मूवमेंट किया और उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि वो पढ़े थे और उन्होंने समझा कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत का कोई फल कोई दूसरा ले जाए, तो ये भी गलत है ना, ये एक नाइंसाफ़ हो रहा था इस वजह से। लेकिन यूट्यूब वालों को तो अपने व्यू बढ़ाने से मतलब होता है और कुछ नहीं। हाँ, यूट्यूब पे कुछ ही ऐसे चैनल मिलेंगे आपको जो रियल जानकारी देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं और अच्छा कंटेंट देते हैं, तो मैं उन चैनल का यहाँ पे नाम लेके उनकी पब्लिसिटी नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ चैनल हैं ऐसे जो मिनिमम चैनल हैं, मैक्सिमम चैनल नहीं, मैक्सिमम चैनल तो अपने व्यू बढ़ाने के लिए। अब देखिए जो मैंने इस बार देखा था, जो तैयारी में कर रहा था, तो जो वनडे के एग्जाम वाले होते हैं, यानी कि वनडे एग्जाम वाले जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम वाले जीएस जो स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, वो टीचर क्या कर रहे थे, वो यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करा रहे थे,
ठीक है, जिसमें क्या होता है यूपीपीएससी एसडीएम वाले और डीएम वाले जो अनसेलेक्टेड बंदे होते हैं, यानी कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जो बंदे अनसेलेक्टेड होते हैं 4-4 साल से 5-5 साल से वहाँ यूपीएससी में मेंस और प्री दे रहे हैं कई साल से, वो एआरओ में यानी कि इसमें यूपीपीएससी वाले एआरओ में बैठे थे। ठीक है, अब उसके कंपैरिजन में अगर आप वनलारा वाले क्वेश्चन के टीचर को देखोगे तो ये देख लो क्या क्या करा रहे थे, वो बच्चों के साथ खिलवाड़ खुद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप वनडे के एग्जाम के टीचर हो तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाइए ना, एक एक्सपीरियंस भी तो मायने रखता है। लेकिन ये इसमें इसमें वही बंदे फंसते हैं जिसको नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, जो उसमें खुद को विश्वास नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ, खुद ही पढ़ के कर सकता हूँ, या थोड़ी बहुत जानकारी अगर लेनी है तो वो ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी भी टीचर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये मैं आज भी बता रहा हूँ आपको। तो चलिए खैर छोड़िए। उसके बाद ये देखिए हिंदी का सिलेबस, हिंदी का 60 क्वेश्चन ये हो गए और 40 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, 140 क्वेश्चन, सॉरी हाँ 140 ये होगा 60, यानी कि 200 क्वेश्चन हो गए। और आप बता दीजिए, जो मान लो पेपर बता रहे 130 क्वेश्चन आए थे, यहाँ तक 140 क्वेश्चन बताए जा रहे थे, जबकि ऐसा था भी क्योंकि पेपर वाकई लीक हुआ था इस वजह से, ठीक है। तो ये हिंदी इजी आई थी, तो ये हिंदी के टॉपिक है विलोम शब्द, 10 10 विलोम शब्द आते हैं, 10 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, तद्भव एवं तत्सम आते हैं, विशेष विशेषण पर्यायवाची शब्द ये सब आते हैं, 60 नंबर की हिंदी आती है। तो इसमें ये पढ़ना, उसमें कुछ एडिशन टॉपिक ये तो दिए हैं, लेकिन इनको समझने के लिए भी हमें कुछ अलग से टॉपिक भी पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए विशेष विशेषण हो गया, इसको पढ़ने के लिए हमें संज्ञा एवं सर्वनाम पढ़ना पड़ता है, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, क्रिया हो गई, तो इनको भी पढ़ना पड़ता है। जब इसको पढ़ लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी का ये तो आप देख, और तत्सम तद्भव भी, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ने होते हैं, बाकी ये तो जैसे दिखते हैं बस उसी तरीके के होते हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि हो गई, ये भी, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, लेकिन इनके लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, जैसे विशेषण विशेष के लिए संज्ञा सर्वनाम पढ़ना पड़ता है, क्रिया पढ़नी पड़ती है, इस तरीके से। तो ये सिलेबस है। अब नीचे आते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, इसमें सामान्य हिंदी यानी कि एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो 120 नंबर के आते हैं, पूर्णांक में 120 नंबर का आता है, 2 घंटे का पेपर होता है जीएस का इसमें, ठीक है। उसमें भी प्री में भी एमसीक्यू का होता है, उसमें 140 नंबर का होता है और इसमें 120 नंबर का होता है। उसके बाद खंड का यानी कि सामान्य हिंदी आलेखन में देखेंगे आप, तो ये मिलता है आपको परंपरा का सब्जेक्टिव देखने को मिलता है, यानी कि ये आपको लिखना है, रिटन लिखना है। इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या की, यानी कि एक गंदस दिया होगा उसको, उसमें रेखांकित होंगी, उसकी व्याख्या करनी है आपको और लिखना है। ये दिया भी है 3 + 6 + 12, यानी कि इसमें दिया है कितने अंक का, 21 अंक का दिया है। इसमें किस किस तरीके से दिया है वो दिया है यहाँ पर, जैसे गद्यांश, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की, तो इसको डिवाइड कर दिया उसने, जैसे कि ये 3 नंबर का आएगा, ये 6 नंबर का आएगा, तो 12 इस तरीके से, 3 का, 6 का, 12 का, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 अंक का दिया है ये। और नीचे आएंगे, अब देखिए यहाँ पे ये दिया है 15 नंबर का, क्या आता है, दियो सरकारी पत्र का 60, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म भी दिया है, ये देखिए ये 15 नंबर का ही आता है। उसके बाद समाचार पत्राचार में देखिए शासकीय अर्ध शासकीय पत्र आते हैं, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र आते हैं, और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सब क्या आते हैं, ये पत्र आते हैं, पत्र लेखन होता है उसमें, हमें ये भी करना होता है। ये 15 और ये देखिए 24 नंबर का, ये हमें मेंस में देना होता है, तो ये मेंस का है। उसके बाद परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, तो ये क्या होती है, हिंदी की कुछ शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड हो गई। अब मैं वो उसको दिखाऊंगा आपको भी, तो मेरे साथ इसमें नहीं है, दूसरे लैपटॉप में है। इसमें क्या है, जैसे हिंदी की शब्दावली है, अंग्रेजी से हिंदी में करनी है। जैसे मान लीजिए क्या होता, जैसे अकाउंट, अकाउंट माने क्या होता है, बही खाता, अकाउंट माने बही खाता होता ना, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, ये कॉमर्शियल एक शब्दावली हो गई। ऐसे प्रशासनिक शब्दावलियाँ अलग होती है, ठीक है। जैसे एटीट्यूड माने आवृत्ति होती है, तो ये एथिक्स का हो गया। चलो ऐसे ही, मतलब इंग्लिश से आपको हिंदी में करना है, और 10 अंक का होता है, यानी कि 5 शब्द आते हैं ऐसे।
और एक शब्द दो का होता है। ऐसे हिंदी के कुछ वर्ड होते हैं जिनको आपको अंग्रेजी में करना होता है, वो भी 5 आते हैं और वो भी 10 अंक के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी दिया है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये भी दिया है यहाँ पर 5 केवल आती हैं, 2 नंबर की एक आती है, तो 10 अंक की ये हो गई। उसके बाद मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया था आपको और मैंने डिस्कस भी किया है अपनी जो यूट्यूब की वीडियो डली है ASI की, उसमें आप देखना ARO के बारे में मैंने डिस्कस किया है कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इसके सिलेबस में ये लिखा है कंप्यूटर ज्ञान। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे इसके ARO के, तो उसमें क्या है, उसमें सब वो दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, यानी कि किस किस टॉपिक से और किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने देखे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा था। उसमें ही मैंने बता दिए थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है इसमें। आपको लिखा होगा जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो उसके बारे में आपको लिखना है रिटन इस तरीके से। व्हाट इज रैम एंड रोम क्या है, तो ये लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव में ये आपको लिखना है विलोम शब्द, वाक्य, ये 6 टॉपिक वहाँ थे, वहाँ पर्यायवाची था, लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ 3 और 2 कितने हो गए, 5 टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक हो गए, लेकिन ये हमें सब्जेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये भी पूरा 6-60 का दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये मेन रोल यहाँ प्ले होता है आपका मेंस में, RO में, यहाँ पे देखिए ये जो एक टॉपिक ये है आपका ये, और एक टॉपिक आपका ये है, और एक टॉपिक आपका ये है। तो ये 3 टॉपिक होते हैं, यानी कि आपको 3 निबंध लिखने होते हैं 600 शब्दों में, यानी कि 600 शब्द में आपको क्या लिखने, वर्ड में क्या लिखने होते हैं, यानी ऐसे लिखने होते हैं, और 40-40 अंक के होते हैं ये। तो ये दिया है कि जब आप फर्स्ट में चॉइस भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया आपको नंबर 1, तो इसमें साहित्य एवं एग्रीकल्चर यानी संस्कृत से आपको एक लेना, या सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, इस किसी में से, तीनों में से आपको एक में से सिलेक्ट करके और वो लिख देना है 6, यानी कि 600 वर्ड में लिख देना, और 40 अंक आपको मिलेंगे। ऐसे इसमें दूसरा जो दिया है, इसमें देखिए विज्ञान एवं यानी कि साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं आप, आर्थिक क्षेत्र से यानी कि इकोनॉमिक रीजन से देख सकते हैं, और एग्रीकल्चर एंड ट्रेड से देख सकते हैं। यहाँ से इसमें से आपको एक क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। उसके बाद राष्ट्रीय एंड इंटरराष्ट्रीय यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल घटनाक्रम, उसके बाद प्राकृतिक आपदा, भूकंप, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजना। तो यहाँ से आपको एक निबंध इसमें से सिलेक्ट करके 600 यानी कि 600 वर्ड आप लिख सकते हैं, 40 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो ये इसका मेंस का सिलेबस होता है और प्री का सिलेबस, तो दोनों सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन आपको अगर कंप्यूटर के बारे में इसमें नहीं इतना सोचना है जितना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास या आपको 20 क्लास कंप्लीट देखनी पड़ेंगी, बस उसी में से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये था इसका सिलेबस RO का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम भी है, काफ़ी सारा टाइम भी है, और पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और किस तरीके से पढ़ना है, बस आपको एक एक्सपीरियंस टीचर मिलना चाहिए, और अपने हिसाब से एक्सपीरियंस टीचर को देख लीजिए, अच्छे से कंटेंट मिलता हो, अच्छे से पढ़ाते हो, और वो सब चीज़ें देखकर आप खुद तैयारी करते रहिए। और इसका पेपर भी देखो 2-4 महीने बाद हो ही जाएगा, री एग्ज़ाम जब भी होगा तब। सही है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम लेके आ रही है इसके लिए, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उसके लिए। अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद ही अभी इसका पेपर होगा, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में जा सकता है। यूट्यूब पे देखोगे आप तो काफ़ी सीधे 50 वीडियो आ रही है सुबह शाम, डेट कब आएगी, डेट कब फाइनल होगी, डेट फाइनल हो चुकी है, डेट ये हो चुकी है, डेट वो हो चुकी है, 50 वीडियो सुबह से शाम तक आ रही है RO की, सब व्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये से आपको बचना है, उस पर टाइम कम देना है। डेट जो आएगी वो ऑफिशियल वो जो आयोग है वो अपना कैलेंडर जारी कर देगा, जैसे ही जारी कर देगा तो किसी न किसी चैनल से आप अगर जरूर जुड़े होंगे तो वहाँ पे आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा फिर क्यों सुबह शाम यूं ही यूट्यूब पे देखना, अरे डेट कब नहीं आ रही है, कब आ रही, कब आ रही, अरे आ जाएगी जब आयोग जागरूक हो जाएगा एग्जाम कराने के लिए, तो वो खुद जागरूक होगा और आपको कैलेंडर जारी करके दे देगा, आप उसमें डेट देख लेना बस, और एग्जाम दे देना, तैयारी करते रहो अपने जिस हिसाब से लगे थे। चलिए, थैंक यू।